हमारी जो मार्गदर्शिका है श्रीमती मीनाक्षी सिंह रावत जी, जो हमारी अध्यापिका भी है, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कक्षा में जाने से पूर्व मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। आपको मेरी ध्वनि स्पष्ट आ रही है? जी महोदय। अब प्रकरण में जाने से पूर्व मैं आपसे कुछ प्रश्न भी करूंगा, लेकिन उससे पूर्व एक निर्देश है कि आप ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप जिस कक्षा के माध्यम से जुड़े हुए हैं, नीचे वहां पर सीसी लिखा होगा, जिसे कहते हैं कैप्शन। तो नीचे जहां पर आपके ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से गूगल मीट से जुड़े हुए हैं, वहां पर पहले माइक्रोफोन बना होगा, फिर कैमरा बना है, फिर सीसी बना है। उसको ऑन कर लीजिएगा। उसको ऑन करने से क्या होगा, मैं जो भी शब्द बोलूंगा वह आपके ऑनलाइन माध्यम पर आपको लिखकर सामने दिखाई देगा, जिससे आपको विषय को समझने में अत्यधिक आसानी होगी। तो आइए आज की कक्षा में प्रवेश करें। कुछ प्रश्न मैं आपसे करूंगा। चार्ट बनाना किस किस को अच्छा लगता है? चार्ट बनाना, कला बनाना। आवाज आ रही है? हेलो जी, सभी को अच्छा लगता है। हाँ। और दूसरा प्रश्न है, क्या सभी चार्ट बनाने में अच्छे होते हैं? नहीं नहीं। तो यही आज का हमारा विषय है कि जब चार्ट बनाना सभी को अच्छा लगता है, तो फिर सभी चार्ट बनाने में अच्छे क्यों नहीं? अर्थात आज का जो मेरा विषय है वह है बुद्धि की सिद्धांत के अंतर्गत हार्वर्ड गार्डनर महोदय द्वारा दिया गया बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो आइए आज के इस विषय में प्रवेश करते हैं। मैं सर्वप्रथम आपके सम्मुख अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं। मेरा पीपीटी दिख रहा है आप सभी को? जी हाँ जी। आज का जो मेरा विषय है हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी हार्वर्ड गार्ड महोदय द्वारा दिया गया बहुबुद्धि का सिद्धांत। बड़ा सुंदर विषय है। पहले विषय की महत्वता को समझते हैं, उसके उद्देश्य तथा उस विषय के बारे में समझते हैं। सबसे पहले उद्देश्य के बारे में समझते हैं। उद्देश्य से पहले यह समझते हैं कि यह सिद्धांत जिसके द्वारा दिया गया है उसके बारे में जानकारी समझते हैं। यह सिद्धांत अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया। इनका जन्म 11 जुलाई 1943 को अमेरिका में हुआ और इन्होंने एक बड़ी ही सुंदर किताब लिखी जिसका नाम था फ्रेम ऑफ माइंड। अगर हिंदी में कहें तो मस्तिष्क की सीमा। कौन सी बुक लिखी? फ्रेम ऑफ माइंड, मस्तिष्क की सीमा। इसका हिंदी, हाँ। इसमें इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन सा सिद्धांत? बहुबुद्धि का सिद्धांत। अर्थात बहु का मतलब बहुत सारी, बुद्धि का अर्थ होता है सीखने समझने की योग्यता। क्या होता है बुद्धि का अर्थ? सीखने समझने की योग्यता। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या सीखने समझने की योग्यता सब में समान होती है?
सब में समान होती है क्या? नहीं। तो इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने। उन्होंने यह सिद्धांत उसी प्रकार से प्रतिपादित किया जैसे उनका नाम था। उनका नाम क्या है? गार्डनर। अर्थात गार्डनर का अर्थ क्या होता है? जो बगीचे में गार्डनिंग करे, अर्थात बागवानी को देखे। और बगीचे में क्या होते हैं? बहुत सारे फूल होते हैं कि नहीं? हाँ जी। तो उसी प्रकार गार्डनर महोदय कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से बुद्धि लेकर के पैदा नहीं होता है, परंतु भविष्य में जो अनेक प्रकार की उसकी सीखने की और कार्य करने की योग्यता है, जो क्षमता है, उनको विकसित करता है। यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार बगीचे में फूल रहते हैं। जिस प्रकार से बगीचे में अनेक प्रकार के फूल रहते हैं, कोई लाल फूल रहता है, किसी की सुगंध अलग रहती है, कोई दिखने में बड़ा सुंदर होता है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी में बड़ी सुंदर पत्तियां हैं। उसी प्रकार हार्वर्ड गार्डनर महोदय कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर भी सीखने और समझने तथा कार्य करने की अनेक प्रकार की क्षमताएं होती हैं तथा उन क्षमताओं की अलग अलग मात्रा होती है। क्या होती है? अलग अलग मात्रा होती है। किसकी? सीखने की, किसी भी कार्य को करने की। तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बुद्धि अर्थात सीखने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, अवलोकन करने की क्षमता को मुख्य रूप से 7 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? 7 भागों में। आवाज आ रही है? उत्तर कम लोगों का आ रहा है। लगता है कि मेरी आवाज सब तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रही है। आ रही है महोदय, आवाज आ रही है। कितने भागों में विभाजित किया? 7 भागों में। 7 भागों में। कितने भागों में किया? 7 भागों में। 7 भागों में। लगता है कि आवाज कम पहुंच रही है। 7 भागों में। पहला उन्होंने प्रकार बताया, किसका? बहुबुद्धि का, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। पहला बुद्धि का प्रकार वह कहते हैं भाषिक बुद्धि। दूसरी बुद्धि का प्रकार कहते हैं गणितीय या तार्किक बुद्धि। तीसरा बुद्धि का प्रकार कहते हैं स्थानिक बुद्धि। चौथी बुद्धि का प्रकार कहते हैं संगीत बुद्धि। और 5वीं का कहते हैं शारीरिक या गतिज बुद्धि। छठी कहते हैं पारस्परिक बुद्धि। और 7वीं बुद्धि कहते हैं अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। ये 7 प्रकार की बुद्धि के प्रकार उन्होंने बताइए। अब थोड़ा थोड़ा करके इनके विषय में समझते हैं। पहले उन्होंने बताया भाषिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि। कौन सी बुद्धि बताई? भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि से तात्पर्य यह है, हार्वर्ड गार्डनर महोदय कहना चाहते हैं कि ऐसी बुद्धि जिसके अंदर भाषा को कार्य करने की क्षमता अत्यधिक हो, अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर शब्दों का ज्ञान अच्छा हो, जिसकी पकड़ शब्दों में अच्छी हो, जिसकी पकड़ भाषा के व्याकरण में अच्छी हो, ऐसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? भाषाई बुद्धि। उदाहरण के तौर पर कवि, लेखनकर्ता जो अच्छा लिखते हैं। दूसरा बुद्धि है तार्किक या गणितीय बुद्धि, अर्थात जिनके अंदर तर्क करने की क्षमता हो, लॉजिकल या मैथमेटिकल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तीसरी बुद्धि है स्थानिक बुद्धि, ऐसी योग्यता जिस व्यक्ति के अंदर स्थान विशेष की जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो जाए।
उसके बाद आते हैं शारीरिक या गतिज बुद्धि। ऐसी बुद्धि जो शारीरिक क्रियाओं को करने में अत्यधिक सक्षम हो। उसके बाद आता है संगीतक बुद्धि या संगीत बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। उसके बाद अगली बुद्धि आती है व्यक्तिगत बुद्धि, और उसके बाद आता है व्यक्तिगत बुद्धि। जो स्वयं के बारे में सोचे वह व्यक्तिगत बुद्धि, और इंट्रास्पेक्शन या जो दूसरों के बारे में सोचे, उदाहरण के तौर पर जो दूसरों के विषय में सोचे, सामाजिकता की ओर अग्रसर बढ़े, जैसे महात्मा गांधी। इस प्रकार से 7 बुद्धि की अलग अलग प्रकार बताए। अब यह 7 बुद्धि के प्रकार बताए तो इन बुद्धि में अलग अलग तरीके के योग्यताएं छिपी रहती है। इसको समझने के लिए हमें मानव मस्तिष्क को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ न कुछ योग्यता होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहते हैं कि एवरीबॉडी जीनियस। अब ये अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? एक बड़े ही वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऊर्जा संरक्षण का क्या दिया? सिद्धांत दिया, जिसका सूत्र होता है E बराबर mc²। क्या होता है? E बराबर mc स्क्वायर। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। और इसी से कौन प्रभावित थे? हार्वर्ड गार्डनर महोदय। इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि के सिद्धांत दिया, अर्थात 7 प्रकार की बुद्धि बताई। तो इस 7 प्रकार की बुद्धि को समझने से पूर्व और इसका गहराई से समझने से पूर्व, संश्लेषणात्मक तरीके से समझने से पूर्व, हमें कुछ समय मानव मस्तिष्क को समझना होगा। आप अपने सम्मुख देखिए, मेरी स्लाइड में मानव मस्तिष्क का एक सूक्ष्म चित्र बना हुआ है। दिख रहा है सभी को? जी महोदय। तो मानव मस्तिष्क जिसका कि भार 1300.5 ग्राम होता है, लगभग 1400 ग्राम, यानी सामान्य रूप में माने तो 1.5 किलो। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्च मस्तिष्क। अब थोड़ा थोड़ा इनके विषय में यदि जाने, अग्र मस्तिष्क जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग है और सबसे विकसित भाग है। इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। यानी अग्र मस्तिष्क का जो सेरिब्रम भाग है, इसके अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं या जो बुद्धि छिपी रहती है, वह है रुचि की वस्तुओं को देखना, लेखन, संगीत, अपने जूते के फीतों को बांधना। यह सारे कार्य मनुष्य के अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? सेरिब्रम। उसके बाद आता है थैलेमस। थैलेमस वह भाग है जिससे हमारे मस्तिष्क को किसका ज्ञान होता है? बाहरी क्रियाओं का, बाहरी वातावरण का। उदाहरण के तौर पर आजकल क्या हो रही है? ठंड हो रही है, तो इसका ज्ञान हमारे मस्तिष्क में कौन कराएगा? अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग? थैलेमस भाग। उसके बाद जो अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग है हाइपोथैलेमस, उसका कार्य होता है अंदनी वातावरण का ज्ञान कराना। अब अंदनी वातावरण में मतलब हमारे पेट के अंदर दर्द हो रहा है, तो इसकी जानकारी हमारे मस्तिष्क तक कौन पहुंचाएगा? हाइपोथैलेमस। हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं किसी के प्रति जागृत हो रही हैं, हमें किसी से कुछ कहना है, कुछ शब्दों को परिमार्जित करके किसी के सम्मुख अपनी भाषाओं को व्यक्त करना, अपने भावों को व्यक्त करना है, तो इसकी जानकारी हमारे मस्तिष्क तक कौन पहुंचाएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या क्या करता है? प्रेम, घृणा, दोस्ती, दुश्मनी, भूख, प्यास, नींद। और इसमें एक ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि,
जिसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि, जो पूरे शरीर के किसको संवेग यानी हमारी जो भावनाएं, हमारे जो इमोशंस हैं उनको नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। उसके बाद मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क के बाद पश्चिम मस्तिष्क है। यदि हम मानव मस्तिष्क के पूर्ण विषय के बारे में जान लेंगे तो हम बहुबुद्धि सिद्धांत का पूर्ण उपयोग अपने शिक्षण में कर सकते हैं। अब उसके बाद यदि बहुबुद्धि सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में जाने तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो परस्पर संवाद के द्वारा स्थापित हो सकती है। उसके बाद इसका महत्व क्या, अर्थात हार्वर्ड गार्डन महोदय ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया कि हर किसी के अंदर अलग अलग योग्यता होती है। किसी के अंदर खेलने की योग्यता होती है, किसी के अंदर गाने की योग्यता होती है, किसी के अंदर कुछ क्रियात्मक रचनात्मक कार्य करने की योग्यता होती है। तो उसका महत्व क्या है? अब इस महत्व को समझने के लिए हमें दो परिप्रेक्ष्य देखने पड़ेंगे। कौन सा परिप्रेक्ष्य? पहला परिप्रेक्ष्य कहता है कि एक शिक्षक के तौर पर गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है शिक्षक के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है तथा छात्र के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। अब पहला परिप्रेक्ष्य आता है कि जो गार्डनर का बहुविध सिद्धांत है वह शिक्षक के परिप्रेक्ष्य से शिक्षक के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। गार्डनर कहते हैं कि हर किसी के अंदर अलग अलग योग्यता है, तो शिक्षक के लिए यह सिद्धांत कैसे महत्वपूर्ण हो गया? अब यदि शिक्षक कक्षा में प्रवेश कराता है शिक्षण करने के लिए तो उसके सम्मुख अलग अलग आयु के अलग अलग विद्यार्थी जिनके अंदर अलग अलग योग्यता होगी और उन अलग अलग योग्यताओं की विद्यार्थियों को छात्रों को पहचानने की क्रिया किसको करनी पड़ेगी? शिक्षक को करनी पड़ेगी। तो फिर इसका उपयोग शिक्षक कैसे करे? यदि भाषाई के बुद्धि के तौर पर देखें तो शिक्षक के लिए भाषाई बुद्धि की जानकारी होना सबसे अच्छा है या सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक के पास भाषाई बुद्धि होना अति आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर यदि शिक्षक के पास भाषाई बुद्धि नहीं होगी तो वह जिस विषय को शिक्षक को सिखाना चाहता है यानी अधिगम कराना चाहता है पूर्ण रूप से उस छात्र को नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? यदि शिक्षक का शब्दों में पकड़ नहीं है, जो शब्द वह बोलना चाहता है स्पष्ट रूप से छात्र तक नहीं पहुंचा पाएगा। छात्र का स्पष्ट रूप से उस विषय को न पहुंचाने से छात्र उस विषय की पूर्ण जानकारी नहीं ले पाएगा। दूसरा, यदि शिक्षक के पास भाषा का ज्ञान नहीं है, शब्दों का ज्ञान नहीं है, अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो वह यदि ब्लैक बोर्ड या श्याम पट पर कोई शब्द लिखता है तो वह शुद्धता पूर्वक नहीं लिख पाएगा, जिससे छात्र उसको समझ नहीं पाएगा। अब प्रश्न आता है कि शिक्षक के तौर पर किस प्रकार से इस बहुबुद्धि सिद्धांत का उपयोग शिक्षक अपनी कक्षा में करे, क्योंकि उसके पास अनेक अलग अलग प्रकार की योग्यताओं क्षमताओं वाले विद्यार्थी हैं। किसी के अंदर संगीत की क्षमता है, किसी के अंदर तर्क की क्षमता है, और शिक्षक को सबका क्या करना है? समग्र और सतत विकास दोनों को करना है, साथ में उसके साथ साथ उसे मूल्यांकन भी करना है।
उसे यह नहीं करना है कि इसके अंदर गणित की क्षमता नहीं है तो इसे गणित नहीं आती। उसे भी उस विद्यार्थी को आगे बढ़ाना है जिस विद्यार्थी को गणित नहीं आती। तो फिर शिक्षक किस आधार पर यह पहचान करे कि किस छात्र के अंदर कौन सी योग्यता है? तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके छात्रों के उस अलग अलग योग्यताओं को पहचानना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई छात्र तर्क बुद्धि या गणित पर अच्छा है, उसने पहचान कर ली, लेकिन कुछ समय बाद वह छात्र जो तर्क या गणितीय बुद्धि में अच्छा है उसकी क्षमता धीरे धीरे कम होने लग गई। ऐसा क्या कारण हो गया? तो इस बात की जानकारी करने के लिए इस बहुबुद्धि सिद्धांत का पूर्ण उपयोग करना पड़ेगा। हो सकता है कि वह छात्र जिसके अंदर तर्क बुद्धि थी उसको कोई विकार उत्पन्न हो गया हो, अर्थात सीखने में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उसके अंदर तर्क बुद्धि है तो हो सकता है उसे चलाघात का विकार उत्पन्न हो गया हो। अब ये चलाघात का विकार क्या है? चलाघात का विकार है कि सीखने में आने वाली शारीरिक समस्या। कौन सी समस्या? सीखने में आने वाली शारीरिक समस्या। उसके बाद आगे आता है कि इस प्रकार से शिक्षक को बहुबुद्धि सिद्धांत के द्वारा छात्र की अलग अलग योग्यताओं को पहचानना। दूसरा उदाहरण आता है कि वह कैसे पहचान करे कि कौन सा विद्यार्थी तर्क बुद्धि वाला है, कौन सा विद्यार्थी भाषाई बुद्धि वाला है। तो उसके लिए उसका सिद्धांतों को अध्ययन करके पूर्ण रूप से छात्रों के अंदर देखना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर एक विद्यार्थी है, वह बाएं हाथ से लेखन करता है और एक विद्यार्थी है दाएं हाथ से लेखन करता है या लिखने का कार्य करता है। उठता है कि दोनों में कौन सी बुद्धि है? क्या भाषाई बुद्धि है या तर्क बुद्धि है? यदि मनोविज्ञान के सिद्धांत से देखें तो मनोविज्ञान कहता है जो छात्र दाएं हाथ से लिखता है तो उस समय उसका कौन सा मस्तिष्क काम करता है? अग्र मस्तिष्क काम करता है। तो उस समय उसकी कौन सी बुद्धि या उसके पास किसकी क्षमता ज्यादा होगी? तर्क की क्षमता। तो उसके अंदर गणितीय बुद्धि है। दूसरा, जो छात्र बाएं हाथ से लिखता है तो उसके अंतर्गत या उसके पास कौन सी बुद्धि है? कला की बुद्धि है। उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन, कभी भी अमिताभ बच्चन जी को देखिए वे कैसे लिखते हैं? बाएं हाथ से। तो उनका कौन सा मस्तिष्क काम करता है? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जिसे कहते हैं मेंडुला ऑब्लांगाटा। आपने एक मूवी देखी होगी क्रांतिवीर, जिसमें नाना पाटेकर बार बार कहता है ए धनिया इधर नहीं मारने का, इधर पीछे छोटा मगज होता है। अर्थात जो मेंडुला ऑब्लांगाटा है, पश्चिम मस्तिष्क है, उससे किसका? कला का विकास होता है। पीपीटी में देखिए आपको चित्र के माध्यम से अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का विवरण दिया गया है। अर्थात यदि निष्कर्ष के तौर पर हम देखें कि क्यों गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया जबकि बुद्धि का सिद्धांत तो पूर्ण में आ चुका था। अर्थात गार्डनर महोदय यह कहना चाहते हैं कि योग्यता हर किसी के पास होती है, अध्यापक को उस योग्यता को निखारने की और अग्रसित करना चाहिए। किसको? छात्र को, जिससे इस सिद्धांत का प्रयोग करके अध्यापक किसी भी छात्र के अंदर छिपी हुई योग्यता, सीखने की क्षमता को
आगे बढ़ा सके, जिससे कि उसकी कोई विशेष योग्यता, उस छात्र की विशेष योग्यता आगे उसका विकास कर सके। यहीं पर मेरा जो विषय है वह समाप्त होता है। यदि किसी को कोई प्रश्न करना है तो वह कर सकता है। आवाज आ रही है? हेलो? जी आ रही है। जी महोदय आ रही है। यदि किसी को कोई प्रश्न है तो कर सकता है। जी महोदय, बताइए आशीष जी। आपने कहा कि अध्यापक को कक्षा में सभी विद्यार्थियों का मतलब जानना चाहिए कि उसमें तार्किक बुद्धि है या भाषिक बुद्धि है, या वो कला में अच्छा है, संगीत में अच्छा है, किसी भी विषय में वो अच्छा है। तो अध्यापक अगर उसकी जो ये कला को जानकर अगर उसी विषय में अगर उसको अधिगम कराए तो उसके तो अन्य विषय छूट जाएंगे। क्या उसका विकास सिर्फ उसी विषय में होना चाहिए? मान लो कोई संगीत में अच्छा है तो आपने उसको संगीत ही में लगा लिया। ठीक है, आपके प्रश्न का हम उत्तर देते हैं। आपका कहना है कि क्या विद्यार्थी के एक ही विषय को लेकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए? हाँ जी महोदय। विद्यार्थी को एक ही विषय की ओर अग्रसर लेकर आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। उसके उस योग्यता पर विशेष ध्यान देते हुए अन्य विषय को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। इसके लिए अध्यापक एक युक्ति लगा सकता है कि विद्यार्थी की जिस विषय में रुचि है, चाहे वह भाषा में हो, चाहे गणित में हो, चाहे किसी शारीरिक खेल में हो, उसके लिए उसके पास कक्षा के बाद अन्यत्र समय निकालकर उसको उस योग्यता को आगे बढ़ाना चाहिए। जी महोदय, धन्यवाद। अन्य किसी का कोई प्रश्न? अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। अब आपके लिए मुझसे एक प्रश्न है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए आशीष जी। कि जैसे आपने कहा कि अगर मैं यहाँ से लिख रहे हैं तो जो पश्चिम मस्तिष्क है वो इस्तेमाल में होता है, यूज में आता है, तो उससे मैं स्पष्ट नहीं हो पाया था, कृपया स्पष्ट करिए। देखिए, कोई विद्यार्थी, क्योंकि जब मस्तिष्क, एक तो यहाँ पर समय की बाध्यता है, मुझे विषय में को उसी समय में पूर्ण रूप से समेटकर विषय को बताना है। जब हम मानव मस्तिष्क को यदि पढ़ते हैं तो मानव मस्तिष्क में अनेक जो भी मनोभाव है या जो भी अलग अलग कार्य है, उनको करने की अलग अलग क्षमताएं उपस्थित होते हैं, अलग अलग कारक बने हुए, अलग अलग स्थान बने हुए। ऐसे ही गणित एवं तर्क के लिए मनुष्य के अग्र मस्तिष्क का एक भाग है, जिसके द्वारा वह तर्क इत्यादि का कर्म करता है। वहां से वो समझता है, उससे सूचनाएं प्राप्त होती है। यदि कोई विद्यार्थी मनोविज्ञान कहता है कि दाएं हाथ से लिखता है तो उस समय उसकी तर्क बुद्धि काम कर रही है। स्पष्ट है समझने के लिए? जी महोदय। अन्यत्र किसी का कोई प्रश्न?